डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ क्लास 9। इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज डिस्कस करने वाले हैं हम कि फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड कि क्योंकि लॉइस को ट्रेजरी खाली मिली थी, तो व्हाट ही डिड, ही डिवाइडेड फ्रेंच सोसाइटी इनटू 3 सेक्शंस, जिसमें कि उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया फ्रॉम द 3rd सेक्शन। तो वही डिवीजन कैसा हुआ और टैक्स कैसे लिया गया, आज ये दोनों बातें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम कवर अप करने वाले हैं। वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड अनदर वन will be the tax system in the French society। तो ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब बच्चों ने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं कौन कौन सी वीडियोस अपडेट करती रहूंगी आपको पता चलता रहेगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए मेरे चैनल पे आपको फौरन एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ एस्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है इसकी ओल्ड राइम क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड कई बार रिपीट होगा। दैट इज ओल्ड राइम। नाउ व्हाट इज ओल्ड राइम? फ्रेंच सोसाइटी में एक फ्यूडल स्ट्रक्चर होता था। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि फ्यूडल स्ट्रक्चर क्या होता था। वो फ्यूडल स्ट्रक्चर को या फ्यूडल सोसाइटी को ओल्ड राइम कहा जाता था, जिस वक्त सोसाइटी चलती थी। एंड ये टाइम है माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है पहले का, बिफोर। ठीक है, ये टाइम है 1789 से पहले का। अब फ्यूडल सोसाइटी क्या थी, ये आप पहले समझ लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा ये सब क्लासिफिकेशन समझना। आप चाहें तो उसे एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज नोट्स आई विल प्रोवाइड यू और पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू इन द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स सून। अभी नहीं है पर बहुत जल्द आ जाएगी, इसलिए आपसे कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपडेशन करूंगी वीडियोज में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो हम पढ़ने वाले थे फ्यूडल सोसाइटी क्या थी या फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। देखिए, एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, ये चलन बहुत पुराना है और अभी भी आप कहीं कहीं इसको देख सकते हैं इन इंडिया ऑल्सो, जिसको बटाई का सिस्टम बोलते हैं फिलहाल के टाइम में। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रेफरेंस दे रही हूँ, एग्जैक्ट वो सिस्टम नहीं है। ओके, तो क्या होता है, सपोजिंगली आई एम हैविंग लॉट ऑफ लैंड, मेरे पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी जमीन है, मतलब बहुत सारी जमीन है, राइट। तो मैंने क्या किया, उतनी सारी जमीन पे कल्टीवेशन मैं खुद तो कर नहीं सकती या उसको संभाल तो मैं खुद नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो सारी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी टू द अदर स्मॉल फार्मर्स जिसके पास लैंड नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनको दे दिया और उनको बोला कि आप इस पे प्रोड्यूस करो, और जो भी प्रोड्यूस आएगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, वो सबका जो भी मुनाफा होगा वो सब आपको मुझे देना पड़ेगा। नाउ कैसे देना पड़ेगा ये हम इधर पढ़ेंगे, बट दिस इज द फ्यूडल सिस्टम। इसी को हम फ्यूडल सिस्टम कहते थे, जहां पर पीजेंट्स वर्क किया करते थे, उनकी खुद की लैंड नहीं होती थी। ओके, नाउ सबसे पहले एक कॉमन बात से शुरू करेंगे जो आपने कई बार सुनी भी होगी, अपनी एनसीईआरटी बुक में देखी भी होगी। एनसीईआरटी बुक से मुझे याद आया कि एनसीईआरटी पूरा चैप्टर रीडिंग हम करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ बुक रीडिंग पे। लेक्चर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, डिजिटल स्टडी कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि किताब जरूरी नहीं है, और एनसीईआरटी की किताब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक के हाइलाइट्स पढ़ेंगे बैठ के, ताकि एनसीईआरटी की बुक ना छूटे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स या 3 डिविजन्स। नंबर 1 विच इज नोन एज क्लर्जी, नंबर 2 नोबल्स या इसको नोबिलिटी भी कहते हैं, नंबर 3 दैट इज पीजेंट्स एंड आर्टिसन एंड स्मॉल पीजेंट एंड लेबरर्स। ठीक है, ये इसके डबल सेक्शन थे, 2 सेक्शन में डिवाइडेड थी। कैसे थे मैं आपको समझाऊंगी। एक सेक्शन था इस 3rd सोसाइटी में जो कि प्रॉस्परस था, थोड़ा सा वेल्दियर था, और दूसरा सेक्शन था जो बहुत गरीब था, यानी कि जो बिल्कुल पुअर था, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई लैंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये 3 डिवीजन थे, आपको टिप्स पे ऐसे ही ध्यान में रखने हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड आप कॉमन पीपल समझ लीजिए, 3rd वाले को अपनी भाषा में कॉमन पीपल ही बोल लीजिए। ठीक है, वैसे तो 1st, 2nd, 3rd, और 3rd को हम 3rd स्टेट ही बार बार बोलेंगे। ओके, अब आता है एक दूसरा और बहुत अहम हिस्सा कि ये कौन थे। क्लर्जी। क्लर्जी किसको कहते थे हम?
देखिए चर्च हुआ करता था फ्रांस में, तो चर्च में जितने भी चर्च के पीपल होते थे ना, जैसे पोप हो गए या और फादर हो गए या कोई नन हो गई, जो उसी के चर्च के काम में लगे हुए हैं, चर्च के फेस्टिव सीजन्स में इन्वेस्टेड हैं, तो उन सारे लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, उन्हें बहुत बड़ा और उच्च माना जाता था, बहुत उनका मतलब कहते हैं ना कि जैसे पंडित होते थे भारत में उच्च कोटि के, अगर भाई नाराज हो गए तो श्राप व्राप लग जाएगा, कुछ उस टाइप से समझ लीजिए कि भगवान माना जाता था उनको। तो दोज ऑल वर द क्लर्जी। सेकेंड इज नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन से पीपल थे? नोबिलिटी में आ गए आपके सारे मिनिस्टर्स एंड रॉयल्स। मिनिस्टर्स एंड रॉयल्स मतलब किंग के फैमिली के सारे लोग, किंग के सारे मिनिस्टर्स, ऐसे लोग जिनको राजा की उपाधि दी हुई थी, राइट, जो मतलब जिन्होंने जो कुछ कह दिया, जो बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, वो सारे लोग नोबिलिटी में आते थे। नाउ दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अब मैं बताने जा रही हूँ, जो कि यहाँ लिखे नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि आप उसको ध्यान में रखें। नंबर 1, नोबिलिटी के पास कितनी जमीन थी, यानी कि फ्रांस में जितनी लैंड थी उसकी 60% लैंड नोबल्स के पास थी, ये लिखा हुआ है। दे होल्ड 60% ऑफ द टोटल लैंड। इमेजिन करिए कितना जमीन था इनके पास। दूसरी और सबसे अहम बात, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी दोनों को ही, जैसे कि हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि टैक्स कौन देता था, सिर्फ थर्ड स्टेट देता था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या करता था? वो टैक्स लेता था, देता नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, यानी कि क्लर्जीज और नोबिलिटी को पैदाइशी, बाय बर्थ, जैसे मुझे कहना चाहिए बाय बर्थ ये लोग एग्जम्प्टेड थे टैक्स देने से, या प्रिविलेज कहूं मैं, एक बेहतर वर्ड रहेगा जो कि आपके बुक्स में भी है, कि ये लोग प्रिविलेज थे या एग्जम्प्टेड थे। फर्स्ट और सेकंड को टैक्स नहीं देना था, टैक्स बाय बर्थ नहीं देना था, यानी ये जन्मसिद्ध अधिकार था कि किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देंगे, ये सारे रॉयल ट्रीटमेंट्स एंजॉय करेंगे। रॉयल ट्रीटमेंट्स में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट था टैक्स लेना, ठीक है। अब कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि टैक्स देता कौन था? टैक्स देते थे सिर्फ थर्ड स्टेट के पीपल, दैट इज पीजन आर्टिशंस, दैट इज लिटिल बिट प्रॉस्परस एंड वेल्दी सेक्शन, एंड देन द नॉन प्रॉस्परस सेक्शन। तो फिर सबसे इनका भी एक बढ़िया पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि ये दोनों लोग कुल मिला के, अगर पॉपुलेशन आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर 100% पॉपुलेशन थी तो उसमें केवल 10% पॉपुलेशन थी फर्स्ट एंड सेकंड की, और 90% अकेला थर्ड स्टेट में था। इमेजिन करिए, मतलब कि थर्ड स्टेट की पावर क्या थी। अगर हम पॉपुलेशन वाइज अगर लोगों की पावर की बात करें तो कितनी डीप और बड़ी पावर इनके पास थी। ओके, तो 90% ऑफ पॉपुलेशन से पूरा का पूरा थर्ड स्टेट बना हुआ था। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिवीजन ऑफ दी फ्रेंच सोसाइटी। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन कैसे किया गया था। अब हम यहीं से कंटिन्यू करूंगी मैं आपको बताना टैक्स कैसे देती थी, क्योंकि टैक्स देती थी सिर्फ थर्ड स्टेट, तो वो कैसे देती थी। देखिए, टैक्स यहाँ समझने से पहले इस चार्ट पर आ जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से देखिए आप। ओके, टैक्स का जो सिस्टम था दैट वाज टू बी गिवन इन 2 पार्टिकुलर स्टेजेस। 2 लोगों को दिया जाता था। कौन देता था? थर्ड स्टेट देगी। किसको देगी? डेफिनेटली फर्स्ट स्टेट को देगी और सेकेंड स्टेट को देगी, ठीक है। तो आप या तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से ध्यान में रख लीजिए, या ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि थर्ड स्टेट के पीपल चर्च को टैक्स देते थे और स्टेट को टैक्स देते थे, अपनी सरकार को टैक्स देते थे। 2 तरीके से टैक्स देते थे। यहाँ पे चर्च को आप समझ लो सेंटर, सुप्रीम पावर माना जाता था, इसलिए जो राजा और उसके मिनिस्टर्स को मारा जा रहा है उन्हें हम स्टेट पावर बोल रहे हैं। तो जो चर्च को दिया जाता था टैक्स, उसको बोलते थे हम टीट्स। टीट्स ध्यान में रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है। सेकेंड है स्टेट। स्टेट को 2 तरीके से टैक्स दिया जाता था। स्टेट 2 तरीके से चूसती थी गरीब लोगों को। पहला तरीका है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा तरीका है वेरिएबल टैक्स, ठीक है। वेरिएबल वर्ड आप समझ रहे होंगे। वेरिएबल मींस जो बदलता रहेगा, जो फिक्स नहीं है, जो आज इतना है, कल उतना है, परसों उतना है, राइट।
डायरेक्ट टेक्स्ट का एक नाम था विच वॉज नोन एज टेले. ओके, टेले, TAILLE, टेले. अब मैं आपको बताऊंगी कि टेले क्या था, टीथ क्या था और वेरिएबल टेक्स्ट क्या था. उसके लिए इधर आ जाइए, क्योंकि अब आपको ये क्लियर हो गया है कि कौन सा टेक्स्ट थर्ड स्टेट किसको देती थी और उसको क्या कहते थे. नाउ यू सी हियर, ये आपको ये चार्ट या तो ये चार्ट ध्यान में रखना है या ये चार्ट ध्यान में रखना है. कोई भी एक चार्ट आप ध्यान में रख सकते हैं. मैंने आपको दोनों बनाया है ताकि जैसे ये समझ में नहीं आता वो ये समझ ले, जैसे ये समझ में नहीं आता वो ये समझ ले. ओके, अब ये देख लीजिए कि भाई जो थर्ड स्टेट है, पहले हम चर्च को देखेंगे, सुप्रीम पावर भाई जो भगवान वाले हैं उनको देखेंगे. तो क्या दे रहा है भाई, सारे लोग यानी कि दोनों जो क्लासेस थी, सब क्लासेस थी थर्ड क्लास की, आप एक ही समझ लो अपने लिए अभी, वो टेक्स्ट दे रही है फर्स्ट स्टेट को. जो फर्स्ट स्टेट को टेक्स्ट दे रही है उसको क्या कहा जा रहा है, टी कहा जा रहा है. अब इंटरेस्टिंग बात ये समझिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी मतलब जो भी, उसका 10%, उसका 1/10 फ्रैक्शन आपको चर्च को देना है. ये टैक्स है चर्च का. ठीक है, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/10 फ्रैक्शन आप चर्च को पहुंचा दो. दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. आई होप दिस इज क्लियर. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, ये हो गया चर्च का टैक्स यानी कि टीथ. ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है, यहां से देख लीजिए इस तरफ से कि अब हम दे रहे हैं स्टेट को नोबिलिटी, यानी कि स्टेट को जो टैक्स हम दे रहे हैं उसको हम कह रहे हैं, दो तरीके का टैक्स दे रहे हैं. नंबर 1 इज डायरेक्ट एंड नंबर 2 इज वेरिएबल. डायरेक्ट का नाम है टेले. टेले क्या है, टेले है फ्यूडल सिस्टम या फिर डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अब फ्यूडल सिस्टम मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही कि अगर आप मेरी जमीन पे काम कर रहे हैं तो जितना भी आपने कमाया आप सब मुझे दे दीजिए. फिर वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको मेरे लैंड पे काम करने का कितना पैसा दे रही हूँ. ठीक है, लेकिन उस प्रोड्यूस पर आपका अधिकार नहीं है. तो वो कुछ परसेंटाइल फिक्स्ड होता था. इसका भी एक टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बदला, राइम्स बदली, फ्यूडल सिस्टम में काफी सारे बदलाव आते रहे. फ्यूडल सिस्टम कभी भी फिक्स नहीं रहा. कभी फ्यूडल सिस्टम आधा आधे पे चला, कभी 3/4 पे चला, कभी ये था कि पूरा का पूरा लैंड मेरे का प्रोड्यूस मुझे दे दो, उसके बाद मैं आपको दूंगी मुझे जितना. तो फ्यूडल सिस्टम फिक्स नहीं था. आप सिर्फ इस वक्त इतना समझ लीजिए कि जितना भी फ्यूडल सिस्टम चल रहा था दैट वाज ऑल टेले. उन्हें डायरेक्ट टैक्स नहीं देना था. इस वक्त वो टैक्स दे रहे थे कि क्योंकि आप मेरे जमीन पे काम कर रहे हैं तो मेरे जमीन पे काम करने का आप टैक्स देंगे. इस वक्त आप ये टैक्स दे रहे हैं, राइट. दूसरा हो गया वेरिएबल. वेरिएबल टैक्स जो भी बेचारे गरीब खा रहे थे, टोबैको, सॉल्ट, मतलब नमक जैसी चीज जैसे सब खाते हैं, जानबूझ के ऐसी चीज का टैक्स लिया जा रहा था कि सब दें. तो सॉल्ट, टोबैको ऐसी चीजों के कंजम्पशन पर जो टैक्स लिया जा रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको कहा गया वेरिएबल टैक्स. यानी कि द टैक्स व्हिच वाज टेकन ऑन टोबैको एंड सॉल्ट वाज ऑन इट्स कंजम्पशन इज इंक्लूडेड अंडर वेरिएबल टैक्स. आई होप द टैक्स सिस्टम इज क्लियर, क्योंकि यहाँ तक खत्म हो गया. देखिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है. एक फटाफट से समरी ले लेते हैं. डिविजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल. क्लर्जी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को पैदाइशी मौज थी भाई, उनको कोई टैक्स कभी नहीं देना था, उनको बस लेना था. थर्ड स्टेट वो स्टेट था जो पुअर सेक्शन से आता था और उन लोगों को, उन बेचारों को मुझे कहना चाहिए, सारा टैक्स देना पड़ता था. तो वो टैक्स देते थे 3 तरीके से, टीथ, टेले एंड वेरिएबल टैक्स. तो टीथ जो था वो चर्च को दिया जाता था, जितना आपने प्रोड्यूस किया उसका 1/10 फ्रैक्शन. टेले दिया जाता था फ्यूडल सिस्टम के तहत नोबिलिटी को. ठीक, और वेरिएबल टैक्स दिया जाता था कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड सॉल्ट पर. इज दिस क्लियर? आई होप मैंने कई तरीकों से बार बार इसे समझाया, आपको क्लियर हुआ होगा. जाते जाते हम 2 चीजें डिस्कस जरूर करेंगे एंड दैट इज, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी होने वाली है. दैट इज कि बच्चों एक चीज और थी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो था वोटिंग राइट. थर्ड सेक्शन में वोटिंग राइट किस किस को था, यानी कि सिटीजन होने का अधिकार किस किस को था. 2 तरीके के लोग थे, एक्टिव और पैसिव सिटीजन. फिलहाल ये मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी. फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि 25 साल और प्लस की उम्र के ऊपर जितने लोग थे वोट दे सकते थे, और दूसरा वोट देने वाली संख्या में लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी. ये क्वेश्चन मार्क लगाकर
नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। एनसीईआरटी हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे। आप तब तक बस ये फोकस कीजिए कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं समझ में आई हैं। आ गई हैं, अपने आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उस पर ये चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करिए। In case if you have any confusion, any problem, just feel free to comment and stay happy, stay healthy. Bye-bye.